दोस्तों आज की वीडियो में हम यूपीएससी मेंस 2026 जीएस 1 का जो पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे कि ये पेपर कहाँ से बना है। मैंने डिट्टो क्वेश्चन आजकल हिस्ट्री की इन किताबों से देखा है, प्री और मेंस दोनों का कह रहा हूँ। पिछले 4 और 5 साल का रिसर्च जो मेरा पाया गया है, मैं आपको डिट्टो दिखा रहा हूँ। इन किताबों को जहाँ तक एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है इन किताबों को महत्व दे रहा है। यानी ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, तीनों में नई एनसीईआरटी का रोल इसमें देखने को मिला है। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आएंगे, याद रखना जीएस 1 में ज्योग्राफी के 50% क्वेश्चन एनसीईआरटी से होंगे और 50% होंगे आपके करंट अफेयर से। यहाँ पूरी एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला है। हिस्ट्री में देखो पूरा जहाँ तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, वहीं ज्योग्राफी में आते ही इस क्वेश्चन में दिक्कत आई बच्चों को। क्या है मेरे कहने का मतलब है, आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपका ओवरऑल जो, जैसे ये एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ ली आपने, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया आपने, हिस्ट्री पढ़ लिया, सारों को मिला के इंटीग्रेट करके आजकल ज्यादा आ रहे हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपीएससी मेंस 2026 जीएस 1 का जो पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे कि ये पेपर कहाँ से बना है। और मैं आपको जो सोर्स दिखाने वाला हूँ, जो बुक्स दिखाने वाला हूँ, आप जान के हैरान रह जाएंगे कि यूपीएससी एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पूछता है। पूरा का पूरा जीएस 1 पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। जहाँ पे हम जीएस 2 जीएस 3 की बात करें, करंट बेस्ड है, वहाँ एनसीईआरटी का रोल बहुत कम है। वहाँ ज़्यादातर रोल जो है न्यूज़पेपर का या जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे जीएस 3 के अंदर इकोनॉमिक्स है तो वहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का रोल काफ़ी हो जाता है। जीएस 2 के अंदर जहाँ पॉलिटी गवर्नेंस है, वहाँ पे जो करंट अफेयर के जो आर्टिकल है, आईआर के अंदर जो आर्टिकल है, उनका बड़ा रोल हो जाता है। वहीं हम जीएस 4 एथिक्स की बात करें तो उसके अंदर तो जैसे हमारी जो बुक आती है उससे भी आपका काम बन जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन इस साल के जो ट्रेंड आए हैं, ट्रेंड कैसा है, थोड़ा सा अलग हटके आया है, सोचने वाला, थिंकिंग वाला आया है, उनको लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हमारा रिसर्च होने वाला है जीएस 1 को लेकर, और मैं आपको एक एक क्वेश्चन और एक एक बुक दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से बने, ताकि आपको 2027-28 में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आप अपनी तैयारी ऐसे करो कि हाँ इतना कॉन्फिडेंस रहे कि कोचिंग की बहुत ज़्यादा नीड ना हो, सेल्फ स्टडी करके आप आगे बढ़े। और जिस हिसाब से प्री 2026 और अभी मेंस 2026 के जो पेपर्स आए हैं यूपीएससी के, उसने एक चीज़ दिखा दी है कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा खुद एनालिसिस करते हैं, वो लोग आगे निकल जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन थिंकिंग वाले हैं, सोच समझ कर लिखने वाले हैं। ऐसे रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, सोच समझ के हमें लिखना होगा। तो चले अपने रिसोर्सेज पे चलते हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो आधी घंटे का हो जाएगा। दिल थाम के बैठना, थोड़ा धैर्य रखना, पेशेंस रखना, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जिस विद्यार्थी की रणनीति अच्छी होती है ना, रणनीति अच्छी होगी तो सफलता भी अच्छी होगी। रादर देन कि हम अंधेरे में तीर मारते रहें, रणनीति कहाँ से आएगी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी कहाँ से आएगी, यूपीएससी के पेपर एनालिसिस और कहाँ से ये कंटेंट बनता है, इन सबको देखने के बाद में आगे बढ़ेंगे। और एक और रिक्वेस्ट, आप वीडियो कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर करना, हाइप करना वीडियो को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो अगले जो है पेपर 2, 3, 4 और ऐसे पेपर, उनका भी मैं एनालिसिस रखूँगा। यदि आप पसंद करते हो तो कंटिन्यू उसको भी मैं लेके आऊँगा। चलिए चलते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं। ये 2026 का पेपर फर्स्ट है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अशोक के अभिलेखों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब जैसे मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण में अशोक के अभिलेख, अब आप ये एनसीईआरटी देखो, ये एनसीईआरटी है भारतीय इतिहास, कुछ थीम फेस्ट जो है 12th क्लास की है ना, वो है। और आजकल एक चीज़ मैंने नोटिस की, मैं पिछले 2-3 साल से जब मेंटरिंग करा रहा हूँ बच्चों को और उनके जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही उनका शेड्यूल बनाता हूँ। मैंने देखा है यूपीएससी प्री और मेंस दोनों के अंदर ही नई वाली एनसीईआरटी को वेटेज दे रहा है। आजकल इनका थीम बना हुआ है। तो आप ये देखना, अब इसके अंदर मौर्य वंश के बारे में जानकारी और मौर्य वंश के बारे में जितनी भी ये साम्राज्य का प्रशासन कैसा है, ये मैप देखो, अशोक के अभिलेखों का विवरण, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के बारे में जितने भी अभिलेख है उनकी जानकारी है हमारे पास में। और अभिलेखों में कौन सी भाषा, लिपि, प्रशासन है ना, साम्राज्य कैसा था, इनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो आप कहोगे सर क्या इससे कंटेंट बन सकता है? बिल्कुल इससे कंटेंट बन सकता है। अभी जैसे मेंटरिंग चली रही है हमारी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अभी जैसे मैं बच्चों का टेस्ट ले रहा था और ये जब आप देखोगे और ये आप बोलोगे सर ये आपने पेपर आने के बाद बनाया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमारे बच्चे लाइव बैच में वो कमेंट करके जरूर बता देंगे वीडियो में, ये हमने पहले ही कर लिया था, मतलब क्लास में। क्योंकि इसी जैसे हमने हड़प्पा पढ़ लिया, हम चैप्टर वाइज जैसे पढ़ते हो, नई वाली एनसीईआरटी को हम फोकस करें, जैसे सिंधु सभ्यता के और क्या क्या है ना। तो जैसे इसी कड़ी में हमने जो इस चैप्टर का जब नंबर आया तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी में अभिलेखों की प्रमुख भूमिका है, मौर्य साम्राज्य के अभिलेख कला की जानकारी प्रस्तुत कीजिए ना। ये देखो पूरा मैप बनाया और उनके क्या क्या है। जैसे उसी में 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में रेशम मार्ग वाला था। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, हम एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते पहले से यह आंकलन कर सकते हैं कि एनसीईआरटी से यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्योंकि थीम में था, पहले थीम में क्या था, उसने अलग अलग पूछा है। मान लो उसने चोल के बारे में पूछा है, हड़प्पा के बारे में पूछा है
है ना, अलग अलग कालों के बारे में पूछा, तो मौर्य इतिहास की एक थीम बन रही थी, उसी का हमने पहले एज्यूम कर लिया था। तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये नई वाली एनसीईआरटी मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। रिसोर्सेज क्या है, पहला भारतीय इतिहास के विषय भाग एक चीज़ ध्यान रखना है, इनको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। आपको पढ़ने का तरीका होना चाहिए, मान लो जैसे ये सिक्के दिए हुए हैं, थोड़ा सा ना इनको वैलिडेशन भी कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि एनसीईआरटी में कई बार क्या होता है कंटेंट कम होता है। हालांकि मुझे तो देखो इसमें कंटेंट कम नहीं लगता है। जैसे अभी हम मौर्य साम्राज्य वाला देख रहे थे कि मौर्य साम्राज्य को मैप के माध्यम से उसने दिखाया है। मान लो जैसे ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस मैप को ढंग से एनालिसिस करूँ। मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा, रट्टा रट्टा मारने से नहीं होगा। जैसे ये मैप आया तो मैं अपने नोट्स में इस मैप को शामिल कर लूँगा मैं, ताकि जब रियल एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो इस मैप को जरूर बना के आऊँगा मैं, ताकि मुझे एक्स्ट्रा नंबर मिले कि मौर्य साम्राज्य के अभिलेख कहाँ कहाँ मुझे मिले हैं। क्वेश्चन क्या है, इतिहास अभिलेख वही पूछा है, डिट्टो ये अशोक वाला ही पूछा है इसने। मैंने तो पूरा मौर्य का दिया था, लेकिन क्वेश्चन इसने अशोक का ही पूछा, डिट्टो यहीं से उसने क्वेश्चन बनाया है। अब देखो मैं यदि मैप बना के ये सारे अभिलेख मैप के अंदर दिखाता हूँ, और है ना, अब मेरे प्री में कैसे काम आएगा, मैं जब प्री की तैयारी कर रहा हूँ तो उस समय भी देखूंगा कि अशोक के काल के कौन से अभिलेख कहाँ पे, पूर्व में कौन से हैं, पश्चिम में कौन से हैं, उत्तर पश्चिम में कहाँ पे हैं, दक्षिण में कौन से हैं। मैं सारी प्री के हिसाब से भी इसको पढ़ूंगा, मेंस के हिसाब से भी पढ़ूंगा। तो ये अपना क्वेश्चन आराम से, और हमारी जो मेंटरशिप के बच्चे उन्होंने बहुत धन्यवाद भी दिया, और उन्होंने मैसेज किया कि सर ये तो हमने कल ही किया था सर, ये तो आज आ गया। आता है ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा है भारत में औपनिवेशिक प्रशासन और शिक्षा पर मैकाले मिनट के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये आप एनसीईआरटी देखो, ये कौन सी है, 8वीं क्लास की एनसीईआरटी हमारे अतीत थर्ड है ना। और इसके अंदर जब हम शिक्षा वाले में जाएंगे, वहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है, मैकाले मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजी को शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला किया गया अंग्रेजी की उस शिक्षा का माध्यम होगा। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि आपके पास 50 वर्ड में कोई कंटेंट है ना, आपको पता है कि मैकाले मिनट्स में है क्या, फिर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट आराम से उस पर ना अलग अलग मापदंड कर सकता है। और वैसे भी मैकाले को लेकर आप जैसे अपन विपिन चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इसमें भी मेरे हिसाब से कंटेंट होगा। साथ में आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, वो भी होगा, मैं नहीं कहता। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें जो जानकारी है, जैसे मैकाले को लेकर है ना, यहाँ से क्या शिक्षा में बदलाव आया था। और आपको बता दूं, ये यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आया है, जो प्राच्यवादी इनको लेकर क्वेश्चन आया। एक बार इसी एनसीईआरटी क्लास से एक क्वेश्चन आया था, जैसे इसमें यही है वो क्वेश्चन, हाँ, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर। ये कहीं नहीं था, मतलब ये 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में था, ये वाला था कि ये क्वेश्चन आप 2-3 साल पहले देखना कब आया था, कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर शिक्षा राष्ट्रवाद को लेकर पूछा था, तुलना कराई। और उसी चैप्टर से उसने क्या पूछा, फिर से मैकाले मिनट पूछा। मतलब यार ये ना एनसीईआरटी कमाल है। कई बच्चे मुझे कई बार बोलते हैं सर ये 6ठी 8वीं एनसीईआरटी बच्चे पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ें। मैं उनको ये रिसर्च ला के दिखाता हूँ बच्चों को कि यार आप है ना समझदार बनो। यूपीएससी कभी नहीं चाहता कि आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ाएं या है ना किसी कोचिंग पर आपको भरोसा दिखाएं। हमारी मेंटरशिप में GS 1 के अंदर मैं ज्योग्राफी में 6 से 12 की एनसीईआरटी रखता हूँ। 12th क्लास के अंदर मैं 6 से 12 की इसकी हिस्ट्री के अंदर भी 6 से 12 की एनसीईआरटी, और सोसाइटी में भी मैं ये 2 एनसीईआरटी रखता हूँ। यहाँ से मैं दिखा दूंगा सारे के सारे क्वेश्चन इन एनसीईआरटी से हैं। देखो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि GS 1 के अंदर एनसीईआरटी का रोल है पड़ा, GS 2 में रोल नहीं है एनसीईआरटी का। GS 2 हालांकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन GS 2 में जैसे पॉलिटी है तो बेसिक लक्ष्मीकांत है, और सारा का सारा करंट है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, कमेटीज है, कोई गवर्नर का मुद्दा है, राज्यपाल का, राष्ट्रपति का जो मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों का मुद्दा है। GS 2 पूरा का पूरा करंट है, IR पूरा का करंट है, उसमें एनसीईआरटी का उतना रोल नहीं है। GS 3 इकोनॉमी है, इकोनॉमी में एनसीईआरटी का रोल ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे स्टैंडर्ड सोर्स है आपके, इकोनॉमिक सर्वे हो गए, बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई, है ना। GS 4 में भी स्टैंडर्ड बुक है। एनसीईआरटी का महत्व GS 1 के अंदर ज़्यादा है और प्री के अंदर ज़्यादा है। एनसीईआरटी का महत्व प्री के अंदर ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन आराम से आप इसको कर लोगे। ये 8वीं क्लास की एनसीईआरटी है, ये हो गया हमारा, है ना। तो इन किताबों को देखो कैसे मतलब रोल है, ये देखना आप। अब है गांधीवादी आंदोलन का महत्व और उनके संगठित जनसमूह में निहिता। गांधीवादी चरण यूपीएससी की एक बड़ी थीम है, हर बार लगभग है ना गांधी जी का कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, कभी सविनय अवज्ञा, प्री और मेंस दोनों में एक थीम है। अब ये क्वेश्चन चाहो तो आप गांधीवादी थीम में ओल्ड एनसीईआरटी अपनी विपिन चंद्रा है वहाँ से कर लो, ये तो सब में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो गांधीवादी आंदोलन का महत्व है इसमें जनसमूह में संगठित नहीं था, उसमें मिल जाएगा। बाकी चाहो तो आप देखो ये 8वीं क्लास की एनसीईआरटी है, इसके अंदर भी गांधी जी का जो आंदोलन है सफिशिएंट अपने को कंटेंट मिल जाएगा, स्वतंत्रता से लेकर। इसमें भी है एक अपना थीम है अपनी, कौन सी थर्ड वाली थीम है, ये वाला, ये थीम भारतीय इतिहास के विषय। इसमें क्वेश्चन क्या है, गांधीवादी आंदोलन का महत्व उनके संगठित जनसमूह में नहीं था, संगठित जनसमूह में नहीं था ना। तो यहाँ पे अपन गांधीवादी चरण देखेंगे, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, 346 पेज पे आप देखोगे, है ना। तो ये ना पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना उसका पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। मैं कह रहा हूँ कि आजकल मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, मैंने डिट्टो क्वेश्चन आजकल हिस्ट्री की इन किताबों से देखा है, प्री और मेंस दोनों का कह रहा हूँ। पिछले 4 और 5 साल का रिसर्च जो मेरा पाया गया है, मैं आपको डिट्टो दिखा रहा हूँ। इन किताबों को जहाँ तक एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहे हैं इन किताबों को महत्व दे रहा है।
यानी ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, तीनों में नई एनसीईआरटी का रोल इसमें देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं, अब हिस्ट्री को छोड़ के आगे ज्योग्राफी पे चलते हैं। ज्योग्राफी में अपना रिसर्च काम आएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में चौथा क्वेश्चन है फुजियारा प्रभाव, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये क्वेश्चन है ना दोनों का है। आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन ये जो जितने भी है ना, ये बेसिक एनसीईआरटी में भी है, लेकिन फुजियारा प्रभाव जो है ना वो करंट अफेयर में चर्चा में रहा है। ठीक है, अब देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह ये तो हम 11th क्लास की जो अपनी फिजिकल एनसीईआरटी है उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली जो क्वेश्चन है ना इससे बनेगा नहीं, मतलब उतना ज़्यादा मतलब। हालांकि साइक्लोन वगैरह हम कर सकते हैं, इसमें अच्छे से दिया है साइक्लोन वगैरह इस एनसीईआरटी में। इस एनसीईआरटी का तो बहुत बड़ा महत्व है, ये एनसीईआरटी सबसे अच्छी एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी, जहाँ प्री और मेंस दोनों में आता है। लेकिन फुजियारा इफेक्ट यूट्यूब पे बहुत लोगों ने आज से 2-3 साल पहले भी पढ़ा रखा है, मैंने कल वीडियो देखे थे, बहुत लोगों ने पढ़ा रखा है ना। और ये 2-3 साल पहले हिंदू या इस साल भी जैसे बच्चे बोल रहे थे जो एग्जाम से बाहर निकल के बोल रहे थे कि हाँ ये तो आ रहा था, मतलब उन्होंने विजन मेंस 365 वहाँ पढ़ा था उन्होंने या यूट्यूब पे देखा था। ये करंट बेस्ड है। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आएंगे याद रखना, GS1 में ज्योग्राफी के 50% क्वेश्चन एनसीईआरटी से होंगे और 50% होंगे आपके करंट अफेयर से। यहाँ पूरी एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला है। हिस्ट्री में देखो पूरा जहाँ तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, वहीं ज्योग्राफी में आते ही इस क्वेश्चन में दिक्कत आई बच्चों को, और इसका मतलब 10, 15, 20 मंथ का 2-3 साल का या आप करंट अफेयर देखते हो तो उससे आपका काम बनेगा। अगला, अब टुंड्रा प्रदेश पारिस्थितिक नाजुक है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भी ना दोनों का है, ज्योग्राफी में 50% करंट है। अब टुंड्रा प्रदेश पारिस्थितिक तंत्र है, ये हम बेसिक एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं। टुंड्रा के बारे में जानकारी जैसे हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं। हम बायोम पढ़ते हैं, जैसे इस एनसीईआरटी में आप बायोम वगैरह देखोगे, चैप्टर मिल जाएगा टुंड्रा बायोम में क्या क्या है। आजकल एक तो एनसीईआरटी से चैप्टर बहुत ज़्यादा हटा दिए इन्होंने, स्टेफी, हाँ, जहाँ पे कई बार टुंड्रा बायोम की बात चलती है ना, उनके अंदर कौन कौन से वो पाए जाते हैं। मतलब एक बायोम की समझ, ये वाला ऐसा क्वेश्चन है कि टुंड्रा प्रदेश, ये लगभग बच्चों को पता होता है मतलब टुंड्रा बायोम के बारे में। और हम बाकी एनसीईआरटी में भी देखें, डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, ये समझ वाला क्वेश्चन है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। टुंड्रा प्रदेश पारिस्थितिक नाजुक, ये ना दोनों को मिला के आर्थिक दृष्टि से आपने देखा अभी जैसे ग्रीनलैंड पर जो कब्जे की बात हो रही थी, या आजकल नॉर्थ सी जो रूट है ना डेवलप हुआ है वहाँ से ऊपर है ना, और वहाँ पे बहुत सारे खनिजों को लेकर, रेयर जो अर्थ मटेरियल है, क्रिटिकल मिनरल्स है उनको लेकर, तो ये क्वेश्चन है ना करंट अफेयर का। अब टुंड्रा बायोम के बारे में आप जानते हो, टुंड्रा बायोम में हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहाँ पे ज्योग्राफिकल फिनोमेना क्या है, हमेशा साल के 10 महीनों में माइनस टेम्परेचर रहता है। ये बेसिक बायोलॉजी का है। अब एनसीईआरटी में मैं ढूंढूंगा तो शायद मुझे इसकी बेसिक जानकारी जैसे कुछ एनसीईआरटी उन किताबों में जरूर मिल जाएगी, जहाँ पे हम पर्यावरण की बात करते हैं या जो बेसिक एनसीईआरटी की बात करते हैं, वहाँ जरूर इसका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट हमें मिल सकता है। जैसे ये एनसीईआरटी हम देखें अपने पर्यावरण में देखें तो वहाँ टुंड्रा बायोम, अलग अलग जो बायोम्स होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर कहीं ना कहीं जानकारी इसकी मिल सकती है। एग्जैक्ट तो मुझे जानकारी नहीं है ध्यान में अभी, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं मिल सकता है। जैसे अपन इसकी बात करें, ये जैसे बस्तियाँ हैं, इनमें कौन सी बस्तियाँ कहाँ पे हैं, जलवायु कहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं ये टुंड्रा बायोम को इनको लेकर बात करेगा, कहाँ पे है। नॉर्थ सी रूट है, ये साइबेरियन वाले क्षेत्र है, ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो ये बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो थोड़ा सा क्या है डीप अंडरस्टैंडिंग, उनसे आपका काम बनता है फिर, है ना। चलो इनको देख लेंगे अपन बाद में। ये छोटी छोटी एनसीईआरटी का बेसिक कंटेंट है और ये आराम से हो रहा था। इसको ऐसा नहीं कि हम एनसीईआरटी को इग्नोर कर देंगे, एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं बनता। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन डायरेक्ट बने। आप जो एनसीईआरटी ओवरऑल पढ़ते हो उसके अंदर बायोम पढ़ते हो या इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हो, कई सबको मिला के आता है। अब ये क्वेश्चन मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन में वायुजनित प्रक्रियाओं की भूमिका विवेचना कीजिए, ये ना रिपीटेड थीम है। आप है ना ज्योग्राफी की बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, जैसे आपको मरुस्थल बनने की प्रक्रिया क्या है, मरुस्थल कैसे बनते हैं, आपने उपोष्ण बेल्ट में ये बेसिक ज्योग्राफी में देखा होगा कि मरुस्थल कहाँ कहाँ बनते हैं। ये इस फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आराम से कवर हो सकता है, कहाँ कहाँ मरुस्थल बनते हैं। और बाद में समस्याएं कहाँ कहाँ हैं कि मतलब मरुस्थलीकरण के अलावा जो जैसे कई बार अपरदन की जो प्रक्रिया होती है, या आप कह सकते हो जैसे कई बार एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं कि जो भूमि उपयोग को लेकर हम, जैसे 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, अपरदन वाली चीज़ें भी मिल जाएगी, भूमि उपयोग को लेकर क्या क्या बदलाव आया है, कैसे हमने वनों का विनाश कर दिया है। तो आप डिट्टो ऐसा नहीं मिलेगा कहीं कि हाँ वनों के बारे में या मरुस्थलीकरण के बारे में जानकारी आ गई। कई सारी जो जानकारी है ना वो वैसे मिलेगा आपको। मैं ऐसा नहीं बता सकता हूँ कि हाँ ये डिट्टो मतलब ये होगा, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग, जो पढ़ाने की अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि एनसीईआरटी का कई चैप्टर मिलकर ये क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये एक और चीज़ बताता हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट है, 2021 में भी इसी थीम पर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। ठीक है, अब इसी प्रकार दक्षिण एशिया में जल संसाधन संपत्ति विवाद स्रोत, ये ना बेसिकली आप जैसे मानव भूगोल में देखोगे। और ये वाला करंट वाला, जैसे हमने क्या देखा दक्षिण एशिया में भारत, इधर है ना पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, कितने मुद्दे देखे होंगे कि जैसे भारत और बांग्लादेश को
बांग्लादेश में आपने देखा होगा तीस्ता नदी इनको लेकर विवाद है, गंगा नदी इनके पानी को लेकर विवाद है, ब्रह्मपुत्र नदी को विवाद है। उधर नेपाल भी बोल रहा है कि उनका जल को लेकर, इधर सिंधु जो जल समझौता हमारा उनको लेकर विवाद है। ये वाला क्या है, बेसिक एनसीईआरटी में हमने क्या पढ़ी, नदियाँ पढ़ी या सिंधु जल समझौते पढ़े। और साथ में जैसे ये थीम जो वाटर वाली थीम है ना, हर साल रहता है, कभी ये क्लाइमेट से देख के पूछता है या बेसिक एनसीईआरटी में हम जाएँ वाटर को लेकर बात करें कि कहाँ कहाँ ये है, मतलब रिसोर्सेज है। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी जो इंडियन ज्योग्राफी है भारत का, इसके अंदर अपन देखें, आज आपको रिसर्च में बता देता हूँ अच्छा वाला, ताकि है ना आप इन चीज़ों पे फोकस करो ना। जैसे भू संसाधन और कृषि, इसी प्रकार जल संसाधन हम देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से मज़ा आ गया इसको देख के तो, कि बच्चे है ना यही पढ़ रहे थे, उसी थीम पर है। जैसे जल संसाधन हम देखें 60 से 71 पे है। आप देखो कि जल संसाधन क्यों ये समस्या है। अपन कई बार अंतर्राज्यीय विवाद भी देखते हैं। जैसे ये देख लो आप ना, इधर दक्षिण एशिया हो गया ना, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, इधर मतलब ये पश्चिमी वाली नदियाँ, सिंधु बेसिन है। कहीं ना कहीं मतलब आप जो पढ़ते हो ना उसकी गुणवत्ता के हिसाब से। अच्छा, मैं आपको एक कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपका ओवरऑल जो, जैसे ये एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ ली आपने, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया आपने, हिस्ट्री पढ़ लिया, सारों को मिला के इंटीग्रेट करके आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि डिट्टो एनसीईआरटी से ही, जैसे हिस्ट्री में तो चलो पूछ लिया, लेकिन ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आए हैं, दो चीज़ों को देखकर देखा गया है कि एक तो आपको करंट का नॉलेज होना चाहिए, जितने भी ये कई बार ये मुद्दे रहते हैं ना बाहर, तो नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान के साथ में जल समझौते उनको लेकर, और साथ में स्टैटिक जो नॉलेज है उसको लेकर ये क्वेश्चन आए। तो हिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी कंप्लीट है, ज्योग्राफी में स्टैटिक क्या पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, और क्या कर लोगे, न्यूज़पेपर में करंट अफेयर में ज्योग्राफिकल मुद्दे चर्चा में रहते हैं उनको कर लोगे। यानी हमारे रिसोर्सेज यहाँ पे फाइंड होगी कि हमें पढ़ना क्या है। अब आप बोलोगे सर इसके लिए मोटी किताबें, ना कुछ नहीं पढ़ना, कोई मोटी किताबें, कोचिंग के नोट्स की जरूरत नहीं है। कोचिंग के नोट्स तो वैसे भी आपने जैसे लास्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स किया, कोचिंग नोट्स इस बार बदल गया, करंट अफेयर आ गया, इरिलेवेंट हो गया, तो क्या होगा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना। मेरे हिसाब से डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो, और यूपीएससी ने एक दिखा दिया कि न्यूज़पेपर की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है, वहाँ से आप नए नए एग्जाम्पल, डेटा ये सब निकाल सकते हो। तो आप इस बात से सहमत हो कि हाँ हम सही ट्रैक पे हैं, बिल्कुल कमेंट करके बताना, ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, एक और मैं बात बताना भूल गया कि अभी एक और आपके लिए ऑफर है, अभी रक्षाबंधन का हमारा ऑफर चल रहा है। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उस पर 20% डिस्काउंट आपके लिए 3-4 दिनों के लिए अवेलेबल है। कौन से कोर्सेज है मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, अपने स्टोर पे जाओ। और हमारे यहाँ मतलब आजकल हमने क्या किया, जैसे हिंदी साहित्य में श्याम सर IRS लास्ट ईयर सेलेक्टेड है, मैथ सीसेट वाला जो है श्रवण सर IFS में सेलेक्टेड है ना। और बहुत सारे छोटे कोर्सेज हैं जिसमें विकास यादव सर है, उन्होंने करंट या बहुत सारे छोटे कोर्सेज पढ़ाए, और बाकी आंसर राइटिंग में कराता हूँ। और हमारे जो मेंटर है ना, या तो इंटरव्यू दिए हुए हैं या सिलेक्टेड है। जैसे मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं, विकास यादव ने 2 इंटरव्यू दिए, इस बार भी मेंस लिख रहे हैं विकास सर, और श्याम सर सिलेक्टेड है। अपने मनोज मेरिया भी मेंटरशिप में कई बार बच्चों को गाइड करने आते हैं, वो सिलेक्टेड है। श्रवण सर सिलेक्टेड है। तो ये कोर्सेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जल्दी से, और प्राइस भी कुछ भी नहीं है। जैसे ये 2027 का भी आंसर राइटिंग बेस है। अब आप थोड़ा सा लेट हो गए तो आप रिकॉर्ड क्लास के साथ इसको मैनेज कर सकते हो, सारी रिकॉर्ड क्लासेज इसमें अवेलेबल रहेगी ना, कंटेंट से लेकर बहुत सारा, मतलब जैसे ये कोर्स अच्छा है। और अभी अच्छा क्या, आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी मात्र 5600 रुपये में। और इस कोर्स में क्या, देखो हमने क्या कर दिया इसमें ना, हमने अपना एसेथिक्स का जो कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स है, वो भी है ना फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है एसेथिक्स का इसी के अंदर। मतलब 5500 रुपये में आपको लगभग 3000 का तो मिल जाएगा क्या, एसेथिक्स का कोर्स। और उसके बाद में आंसर राइटिंग, बेहतरीन आंसर राइटिंग, बेहतरीन मेंटरशिप, मतलब और लगभग कंटेंट आपको है ना, लगभग कंटेंट मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ है ना, एक अच्छी रोचक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे टेस्ट लग रहे हैं, अब देखो जैसे इसमें सोसाइटी का ये टेस्ट है, अभी लगा है बच्चों का, सोसाइटी का टेस्ट लग गया ना, हमारे टेस्ट भी लगते रहते हैं। देखो लाइव क्लास में भी आंसर राइटिंग होती है, लगभग 400-500 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी बच्चों का लग गया था पहले, अभी नहीं लगा, बहुत पहले लग गया था ये। अब इसमें आप एक क्वेश्चन देखो कि डिजिटल प्रौद्योगिकी समाज में सामाजिक असमानता को कम करने के साथ बढ़ा भी सकती है, और भारतीय संदर्भ में इसका समालोचना करना है कि फायदा नुकसान क्या है। अब आप सोचो यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया है, देखो ये क्वेश्चन आप पढ़ना, ये क्वेश्चन देखो, क्या आप सोचते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी सामाजिक सत्ता को बढ़ावा देती है? आप सोचो हमारे टेस्ट से मैं कितने क्वेश्चन दिखा सकता हूँ कि उनके इर्द गिर्द डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये कमाल हुआ है मेंटरशिप की वजह से। मतलब और मेरे खुद का अनुभव है कि 4-5 मेंस लिखे जिनमें 4 इंटरव्यू कॉल हुए हैं। इसका मतलब आप अपने मेंटर पे विश्वास कर सकते हो कि मेंटर को उस एग्जाम का फील्ड का बड़ा अनुभव है, तभी ये चीज़ें मैं आसानी से आपको बता पा रहा हूँ ना। तो मैं जैसे आपको कोर्सेज की बता रहा था, आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट कोर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो है एक तो आपके लिए आंसर राइटिंग कोर्स जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और ये दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहो तो रिकॉर्ड क्लास के साथ साथ देख सकते हो। इसमें मैंने जैसा आपको बताया कि मिनी टेस्ट बहुत ज़्यादा
70 सेशन मिनी टेस्ट के होंगे जिनमें 5 क्वेश्चन है, लगभग 300 क्वेश्चन वो हो जाएंगे। 18 टेस्ट अलग से हैं वो हो जाएंगे, साथ में कंटेंट उसमें है। एसेथिक्स का फ्री कोर्सेज है, टॉपर्स की गुड कॉपीज हम एनालिसिस करते हैं, आपस में यहाँ पे बच्चे अपनी कॉपीज एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा जैसे आप देखोगे सीसेट का एक कोर्स सरवण सर का पढ़ाया हुआ। सरवण सर यूपीएससी में 2 बार सिलेक्टेड है फाइनली आईपीएस में, तो उन्होंने सीसेट का ये कोर्स करवाया हुआ है और बहुत क्लासेज हैं इनके अंदर, बहुत ज़्यादा क्लासेज है। 43 यहाँ पे मैथ के वीडियो हैं, 22 रीजनिंग के वीडियो हैं, पैसेज की वीडियो हैं। पैसेज मैंने पढ़ाए और सरवण सर ने करवाया। और इसकी प्राइस आप देखोगे ना, हमारे कोर्स की प्राइस है ना इस मार्केट में सबसे कम है और सबसे ऑथेंटिक टीचर यहाँ पढ़ाते हैं। तो सीसेट का रिकॉर्डेड बैच है, ये आप ले सकते हो। हिंदी साहित्य का पढ़ाया श्याम सर ने, ठीक है, आप देखो यहाँ पे श्याम सर ने पढ़ाया और श्याम सर यूपीएससी में लास्ट ईयर सिलेक्टेड है। हिंदी साहित्य में इनके 270 के आसपास मार्क्स है, 269 या 270। एक ही बार में इनके मतलब पहले सोशोलॉजी था, फिर छोड़ के हिंदी साहित्य लिया। और ये आंसर राइटिंग कोर्स है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। यहाँ पे श्याम सर ने क्या कराया, 20-25 वीडियो में ये कोर्स करवाया है, मतलब 20-25 वीडियो के अंदर श्याम सर ने ये क्लासेस करवाई है। यहाँ पे दिखा नहीं रहा लेकिन 20-25 क्लासें हैं, ठीक है, वो उसमें लोक लगा रहता है, दिखाता नहीं है। तो हिंदी साहित्य का आंसर राइटिंग का कोर्स अवेलेबल है। जीएस वाला मैं करवा रहा हूँ। एक हमारा प्री प्लस मेंस है जो जनवरी में स्टार्ट हुआ था। अब आप बोलोगे सर ये तो हमारे लिए पुराना हो गया, तो रहने देना इस बैच को। आप ज्वाइन करना हो तो ये 27 वाला आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन करना, और दिसंबर के बाद हम प्री फोकस नया बैच लेके आएंगे, वो देख लेना। तो अभी मेंस अभी हो जाएगा, प्री उसके मेरे साथ हो जाएगा। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर हम तो रिकॉर्ड क्लास से प्री प्लस मेंस देख लें, तो रिकॉर्ड देख लेना, आपकी मर्जी है। और इन सब में 20% डिस्काउंट है बाद में। तो सीसेट का हो गया, हिंदी साहित्य का हो गया, ये कॉम्बो कोर्स है। आप सोचो ना 1200 रुपये में यहाँ 5 कोर्स मिलेंगे कॉम्बो में। कौन कौन से कॉम्बो में कोर्स मिलेंगे? 5 कोर्स यहाँ पे आप देखोगे तो कॉम्बो के अंदर आपका कोर्स कौन कौन से मैं बता देता हूँ। तो कोर्स है अपना, यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं, साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वायरमेंट के कोर्स है, इंटरनेशनल रिलेशन के कोर्स हैं, और साइंस और टेक के कोर्स है। साइंस टेक किसने पढ़ाया है? साइंस टेक में 23 वीडियो में साइंस टेक मेंस का करवाया श्याम सर ने, है ना। और ठीक है, मेंस GS3 का साइंस और टेक। इंटरनेशनल रिलेशन 42 वीडियो में करवाया सरवण सर ने करवाया, जो सिलेक्टेड है यूपीएससी में, ठीक है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट करवाया है, डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वायरमेंट करवाया विकास ने, जो 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, इस बार मेंस लिख रहे हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी भी विकास ने करवाया। तो कितने कोर्स हो गए? एक इंटरनल सिक्योरिटी, एक डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट 3, IR 4 और साइंस टेक 5 यूपीएससी के कोर्स हम कितने में दे रहे हैं, मतलब कॉम्बो कोर्स कितने में दे रहे हैं? लगभग यहाँ पे आप देखना 1200 रुपये, 1200 रुपये, वो भी सारे टैक्स वैक्स शामिल करके, मतलब 250 रुपये में कोई एक कोर्स आपको यहाँ मिल जाए। 250 रुपये में PDF मिलती है, हम 250 रुपये में आपको कोर्स दे रहे हैं। एसेथिक्स का रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है। और ये 2500 रुपये वाला कोर्स आंसर राइटिंग में हमने फ्री कर दिया, ठीक है, आंसर राइटिंग में फ्री कर दिया। और आंसर राइटिंग की अभी 20% डिस्काउंट के बाद 5500 रुपये फीस है, कुछ नहीं बचा। मतलब आप सोचो, और है ना, एक बार इन कमेंट पढ़ लेना, आप इस वीडियो को कमेंट पढ़ लेना, बच्चे हमसे कितना प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? जब मेहनत करते हैं। सबसे जो बेस्ट कोर्स है प्री एग्जाम के लिए वो है सरवण सर ने जो तिकड़म कोर्स करवाया ना। तिकड़म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लगभग 24 क्लास में सरवण सर ने तिकड़म करवाई है। तिकड़म का मतलब कैसे स्मार्ट गैसिंग करते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम में देखा ना आपने, कोई मेड करवा रहा है, कोई साइंटिफिक नॉलेज के साथ प्री सोल्व करवा रहा है। मात्र यार 1200 रुपये कुछ नहीं होते हैं। और सिलेक्टेड व्यक्ति IFS वाले क्या करते हैं, जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। सरवण सर का इस बार भी स्कोर 100+, 105 या 110 स्कोर है उनका, ये सरवण सर ने करवाया है। तो इस प्रकार बहुत सारे कोर्सेज। एक बार अपने ऐप पे विजिट करना, और अपने ऐप का नाम क्या है? स्टडी विद DJ। स्टडी विद DJ अपना ऐप है, और अभी राखी ऑफर चल रहा है, ठीक है। और सारे कोर्सेज की मैंने आपको जानकारी दे दी है, आप जरूर जाके देखें और इन्जॉय करें एक अच्छे मेंटर के साथ में अपनी जर्नी। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी जैसे जिस हिसाब से बच्चों के रिव्यू आ रहे हैं कि हिंदी मीडियम में कोई इतना, हिंदी मीडियम क्या इंग्लिश मीडियम में इतना कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है। क्योंकि मेरी तो अब यही है कि मैं बच्चों की मदद कैसे करूँ। चलो हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे आते हैं। बीच में मैंने आपको कोर्स बताना जानकारी जरूरी थी, क्योंकि अभी ऑफर चल रहे हैं, तो कई बच्चों को जानकारी नहीं थी। हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि सर हमें पता नहीं था इस कोर्स के बारे में। और आपकी जानकारी लिए बता दूं, ऑलरेडी कम से कम 1500 से 2000 के बीच में बच्चे अभी लेटेस्ट बैचों में चल रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कोर्सों में। बैच 1 है, बैच 2 है। चलिए, तो ज्योग्राफी के हम देख रहे थे, और ये सारे क्वेश्चन, ये थीम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता था इनके बारे में कि हम पहले ही कर चुके थे। बच्चे पहले ही, मैं शेड्यूल क्या देता हूँ बच्चों को, शेड्यूल ही NCERT के देता हूँ बच्चों को, ये पढ़ने के लिए बोलता हूँ मैं, नोट्स के लिए बोलता ही नहीं हूँ मैं। किसी नोट्स, कोचिंग के नोट्स अलाउ ही नहीं करता हूँ मैं। तो ये बोलता हूँ कि NCERT पढ़नी है, इससे नोट्स बनाओ अपने। हमारे सिलेबस में यूपीएससी के हिसाब से चलता है, जो जहाँ से यूपीएससी पूछेगा वहाँ से हम टेस्ट बनाएंगे, और बच्चों को वही पढ़ने के लिए दूंगा मैं। सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सांप्रदायिकता वाला है। अब देखो आप, ये सांप्रदायिकता वाला जो क्वेश्चन है बेसिक NCERT में दिखा दूंगा, और जो ये डिसेबिलिटी वाला ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है। याद रखना, करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी है। और जो ये है, ये मैंने आपको दिखा दिया करंट अफेयर का, अभी मैंने अपने टेस्ट से दिखा दिया ये तो आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आपको एक और मैं खास बात बताता हूँ, जैसे मैंने बच्चों को ये आज़ादी के बाद भारत है ना, स्वतंत्र भारत की राजनीति पढ़ने के लिए अभी दी थी बच्चों को ना, यहाँ से 2 क्वेश्चन आ गए थे। और अच्छी बात क्या है, यहाँ से ना एक निबंध भी आ गया था। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं, निबंध के बारे में भी जानकारी यहाँ पे आ गई थी। हम लोग उतना गौर से नहीं पढ़ते ना कई बार, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। और ये स्टूडेंट नहीं बचा सर, देखो ये कितना बढ़िया था। जैसे ये पढ़ने अभी उनका सिलेबस में चल रहा है, अभी वो लोग पढ़ रहे हैं ना। तो जैसे ये आया था एक, 2 भैंस की लड़ाई में दूब सिर की आफत। अभी क्वेश्चन क्या था, 2 हाथी की लड़ाई में दूब भी मारी जाती है, उसको रोन दिया जाता है। आप सोचो, मतलब जब आप एनसीईआरटी लॉजिकल वे में पढ़ते हो ना, तो आप ना सब तैयारी कर रहे होते हो, निबंध की तैयारी हो रही होती है आपकी, आपका सर्वांगीण डेवलपमेंट होता है। आप कोचिंग में कचरों में पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा, एक टीचर वही कंटेंट, मतलब मुझे तो मज़ा नहीं आता। मैं तो बच्चों को अभी अपनी जर्नी की जो चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे मेरे मेंस के अंदर 821 नंबर आए थे रिटर्न में, निबंध में 157 मार्क्स आ चुके हैं, ऐसे एथिक्स में 126 मार्क्स आ चुके हैं, GS1 में जहाँ मार्क्स नहीं आते लोगों को, मेरे 116 मार्क्स आ चुके हैं, अलग अलग सालों में आ चुके हैं, आ तो चुके हैं ना, यूपीएससी ने दिए ना मुझे मार्क्स। तो एक मेंटर तो कम से कम ऐसा पकड़ो जिसको यूपीएससी ने साबित किया, जिसको 4 बार इंटरव्यू यूपीएससी भवन में बुलाया, जिसको ना ऐसे यार, मतलब आप लोग कई बार चीज़ों को इग्नोर करते हो। अब मैं अपनी मार्केटिंग खुद ही करता हूँ भाई, है ना, सिंपल सी बात है, अपनी मार्केटिंग मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बच्चे लाखों रुपये लौटा देते हैं, मैं तो उनको 5-10 हज़ार में यहाँ ऐसा बना दूंगा धुरंधर, है ना। तो देखो ये कितना महत्व है इस चीज़ का। तो हम देख रहे हैं सोसाइटी वाली एनसीईआरटी है ना, 2 एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी की। आप देखो ये एनसीईआरटी है। अब ये क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ जल्दी से, सांप्रदायिकता क्षेत्रवाद वाली चुनौतियों वाला क्वेश्चन है ये, डिट्टो अपनी इसी एनसीईआरटी से आया, सांप्रदायिकता वाला। ठीक है, एक काम करते हैं, सोसाइटी वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे हैं उसने, जो बेसिक स्टैटिक वाली बात कर रहा हूँ। सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ 119 से लेकर 148 में है। अच्छा ये भी है क्या, अक्षमता जितनी शारीरिक उतनी सामाजिक भी है। अच्छा ये क्वेश्चन अभी दिव्यांग वाला देखो, ये वाला अभी तो मुझे लगा ये भी नहीं होगा। अब देखो आप सोचो, दिव्यांग वाला भी एनसीईआरटी में है, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये क्वेश्चन भी आ गया दिव्यांग वाला भी। जैसे यहाँ पे देर का ना कि हाँ, सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष, ये वाला क्वेश्चन, ये देखो दिव्यांगता वाला क्वेश्चन, दिव्यांगता वाला भी मिल गया, क्या बात है। मेंटली चैलेंज, फिजिकली चैलेंज, और इसको लेकर करंट अफेयर में भी रहा, मुझे लगा करंट से आया होगा, यूपीएससी ने तो एनसीईआरटी से पूछ लिया, क्या बात है, आपके सामने मिल गया अब तो। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यहाँ पे कि हम किस अर्थ में कह सकते हैं कि अक्षमता जितनी शारीरिक है उतनी सामाजिक भी है। देखो और क्वेश्चन भी क्या था कि आप है ना डिसेबिलिटी को किस प्रकार समझते हैं, और भारत में समावेशी नीति ढांचे की आवश्यकता सिद्ध कीजिए। अब इसमें समावेशी नीति के ढांचे में क्या है, नए नए प्रोविजंस भी है, संविधान के आर्टिकल्स भी हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, साथ में सुप्रीम सरकार की जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है उनके बारे में, तो ये क्वेश्चन भी मिल गया हमें। और साथ में हमें जो सांप्रदायिकता वाले हैं ये भी मिल जाएंगे, यहाँ पे सांप्रदायिकता वाले मुद्दे देख लो, सांस्कृतिक विविधता, राष्ट्र राज्य, क्षेत्रवाद, ये क्षेत्रवाद वाला मुद्दा देखो। और आपको ना जितना कंटेंट चाहिए ना उससे बेस्ट मिलेगा। यहाँ पे देखो, बादशाही राज्यों ने राष्ट्रीय एकता को मजबूती से सहायता की, वाह क्या बात है, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन डिट्टो पूछा हुआ है, बादशाही राज्यों ने भारतीय एकता को मजबूत सहायता दी, ये क्वेश्चन अभी 2-3 साल पहले डिट्टो पूछा हुआ है। आप है ना क्या पढ़ रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी कभी भी आपकी कोचिंग के नोट से नहीं बनाएगा, यूपीएससी बनाएगा। सांप्रदायिकता वाला भी अभी देखने को मिल जाएगा इसी के अंदर, यूपीएससी, ये लो सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, सारा मिल गया ना इसमें, सारा कंटेंट, जितना कंटेंट चाहिए ना, कितना चाहिए, 3-3 पेज चाहिए, 4-4 पेज चाहिए आपको। ये दोनों क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको, सांप्रदायिकता वाला भी दिखा दिया है, डिसेबिलिटी वाला भी दिखा दिया आपको, और ये क्वेश्चन मैंने बताया कि करंट में अपने नोट्स भी दिखा दिया है मैंने आपको, यहाँ पे भी दिखा दिया है। ठीक है, सोसाइटी वाले और भी दिखा देता हूँ, बाद में बोलोगे सर दिखाया नहीं है। अब देखो सोसाइटी, यहाँ पे जाति लुप्त हो रही है, उदाहरण सहित समकालीन जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का आलोचना परीक्षण, और सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भारतीय युवाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव। चलो इन्हीं दोनों सारे के सारे क्वेश्चन में पहली बार मुझे इतना मजा है कि एनसीईआरटी का वेटेज कितना है। और आपको मैं एक जानकारी दूँ, अभी लेटेस्ट ही हमारे दोनों बैच में सोसाइटी खत्म हुई है, और उन बच्चों से पूछना मैंने क्या पढ़ने के लिए दिया था उनको, उन बच्चों से यही पूछना कि क्या मैंने सर ने एनसीईआरटी दी थी पढ़ने के लिए। बच्चे बोले सर मज़ा नहीं आ रहा, आपके नोट्स ठीक नहीं है, करंट अफेयर नहीं है। मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ, और बच्चे कमेंट करके बोलना, कम से कम 2000 बच्चे आंसर राइटिंग वाले बच्चे अभी हैं, वो कमेंट करके, ये वीडियो देख रहे कमेंट करके बोलना कि आप लोगों को मैंने क्या करवाया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सांस्कृतिक विविधता चुनौतियों का बाजार, सामाजिक सहजता के रूप में, सामाजिक सहजता निरंतरता परिवर्तन, ये देखो 43 से 64। सिलेबस यही कहता है आपका, सिलेबस में यही चीज़ें हैं, मतलब जाति व्यवस्था, उसको लेकर क्या क्या बदलाव है, क्या क्या नहीं है। देखो जाति का समकालीन रूप, उसमें क्या क्या बदलाव आया है भाई। जाति व्यवस्था को लेकर पहले क्या था, तो जाति व्यवस्था को लेकर वर्तमान में क्या है, और क्या जाति व्यवस्था शहरों के हिसाब से देखें तो ये बदल गई या नहीं बदल गई, या जाति राजनीति आज भी बनी हुई है। सारा का सारा इसमें कॉन्टेक्स्ट इतना बना हुआ है
शहरों में क्या क्या हुआ है सारा का सारा इसमें मिल जाएगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग है। आप देखोगे समकालीन दौर में जाति व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुई है। ठीक है, जैसे उच्च जातियाँ नगरीय मध्यम उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही है। अब देखो खुद लिखा है उसने कि नगरों के अंदर उतना जाति का महत्व नहीं बचा है। इसमें भी लिखेगा कि जाति आधार पर आजकल क्या क्या हो रहा है। विशेषकर आप देखोगे शहरों के अंदर क्या क्या है, जो उच्च वर्ग है वहाँ पे अलग अलग वर्ग बन रहे हैं, वो सारा पूरा का पूरा इसमें कंटेंट आ जाएगा। मतलब जाति के अंदर जो लेकर बदलाव आया है नहीं आया, इस क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि वाकई है ना समकालीन शहरों के अंदर जाति लुप्त हुई है नहीं हुई है या अभी भी बनी हुई है। उदाहरण देके समझाओ, इतना सफिशिएंट कंटेंट है एनसीईआरटी के अंदर, नहीं चाहिए हमें। बाकी तो अपनी समझ है यार, बेसिक समझ है। अब जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण की चुनौती आलोचना, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में भी है और इस एनसीईआरटी में भी आपको जनसंख्या का मिल जाएगा। ये देखो भारतीय समाज की जनसंख्या संरचना 9 से 42 के बीच में, क्योंकि सोसाइटी है। अब आप देखो जनसंख्या संक्रमण की सारी चीज़ें आपको जितनी चाहिए ना, ये रहा, ये लो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। और इसमें क्या क्या बदलाव आया है भी, है ना। भारत के हिसाब से देखोगे क्या क्या बदलाव आया है, ये बताएगा कि नॉर्थ के राज्य साउथ के राज्य सारे डाटा देकर आपको बोलेगा। इतना कंटेंट है इसमें जनसंख्या संक्रमण के लिए, आपको ये पूरा डेटा दे रखा है। आप देखो बिहार यूपी का जनसंख्या संक्रमण अलग मिलेगा, साउथ वाले स्टेट का मिलेगा आपको, जैसे वहाँ बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी, कितने कितने डेटा है, करंट अफेयर भी चल रहा है। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ इसको पढ़ लेते आप, जनसंख्या संक्रमण को इसको पढ़ लेते तो भी आपका काम बन जाता, सफिशिएंट है। ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी पढ़ लेते। अगला है सामाजिक संस्कृति में भारतीय वैश्वीकरण का युवाओं पर प्रभाव, ये भी एक चैप्टर अपना है, देखते हैं कहाँ पे है। दूसरी एनसीईआरटी का है सोसाइटी की, ये ला भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। हर साल यहीं से कुछ आएंगे 91 से लेकर 92 में। लेकिन मैं सोसाइटी के लिए आपको एक और चीज़ बोल देता हूँ, सोसाइटी में करंट अफेयर के आर्टिकल, करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ना। केवल कई बार हो सकता है नहीं इस किताब से नहीं बने, लेकिन दोनों पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है प्लस दोनों पढ़ना है। अपने बैच में दोनों चलते हैं, मैं दोनों ही देता हूँ, अपने नोट्स भी देता हूँ, शॉर्ट नोट्स, और साथ में देता हूँ एनसीईआरटी के चैप्टर। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा अभी एक बने रहना। आप देखो ये वीडियो बड़ा होगा, लेकिन मैंने क्या बोला था, उस लकड़ारे की कहानी सुनिए ना। एक लकड़ारा अपनी जो कुल्हाड़ी होती है उसको पैनी करता है, अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग करता है, और वो आधे घंटे में उतनी लकड़ियाँ काट लेता है जितना एक लकड़ारा 10 घंटे में नहीं काट पाता। ये जो वीडियो आपके उस लकड़ारे की जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है उसको लेकर ध्यान में रख के बनाए गए हैं। आप अपनी स्ट्रेटेजी सही रखोगे ना तो फायदा होगा। अब है भूमंडलीकरण का, है ना, तो भूमंडलीकरण का अलग अलग वर्गों पर क्या प्रभाव है, युवाओं को रोजगार सबसे लेकर, अभी देखा ना आपने युवा कैसे सीखते हैं, मतलब कैसे हमारी संस्कृति बदल रही है, क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। हालांकि उतना शायद उतना फास्ट नहीं होगा, लेकिन है ना एक चीज़ तो है, उससे काम बन जाएगा आपका ना, भूमंडलीकरण को लेकर काम बन जाएगा कि युवाओं पर क्या प्रभाव है, सब मिल जाएंगे। डिट्टो नहीं मिला होगा लेकिन समझ आपकी अंडरस्टैंडिंग से बन जाएगा। और हो सकता है अभी देखो मैंने पूरा तो मुझे भी नहीं पता कि एनसीईआरटी के अंदर कहाँ चैप्टर में क्या दिया, मैं तो आपको जल्दी जल्दी वैसे भी दिखा रहा हूँ। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था एक चीज़ दिखाता हूँ एक बार। जैसे मैं आपको क्या बोल रहा था, हम बच्चों को कैसे शेड्यूल बनाते हैं वो देख लो ताकि आपको पता रहे। मतलब जैसे हम अपने सोसाइटी के फोल्डर में चलते हैं, और ये हो चुकी है उनकी क्लास, आज नहीं महीना भर पहले या 15-20 दिन पहले होगी, जिसे हम सोसाइटी के फोल्डर में गए। ये सोसाइटी का उनका शेड्यूल है, बच्चों का शेड्यूल है। अब मैंने शेड्यूल में क्या रखा, सबसे पहले हम थीम एनालिसिस करते हैं शेड्यूल में। कितनी तारीख को, देखो 28 जुलाई को हो गई, 28 जुलाई को उनको हो गया, 31 जुलाई को उनका क्या हो गया, 31 जुलाई को हो गया उनका भारतीय समाज का। अब मैंने क्या लिखा है, देखो क्या लगा रखा है एनसीईआरटी, और क्या लिख रखा है सोसाइटी के हमारे नोट्स प्लस विजन का मेंस 365 और करंट अफेयर देखना। बच्चों को 2-3 दिन मिलते हैं पढ़ने के लिए, 2-3 दिन वो पढ़ के आएंगे, फिर मेरी लाइव क्लास में आके वो क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। समझ गए बात को, और फिर उनका फुल मिनी टेस्ट भी होगा और फिर फुल टेस्ट भी होगा उनका। सोसाइटी के सबसे पहले 5 मिनी टेस्ट हो गए जो लाइव क्लास में होते हैं, फिर 10 क्वेश्चन हो गए जो घर पे लिखने पड़ेंगे उनको, फिर क्या होगा GS1 का पूरा टेस्ट होगा। 3 लेयर स्ट्रेटेजी, कोई 5,000 रुपये में इतना कोई करा देगा आपको, और उनका आंसर को रिव्यू भी मैं करता हूँ, ऑडियो में फीडबैक देता हूँ। कॉपी चेक हाथ से नहीं हो सकती, 2,000 बच्चों की मैं नहीं कर सकता हूँ, बच्चे पीडी बना के भेजते हैं, मैं ऑडियो रिव्यू देता हूँ कि भाई अच्छा लिख रहे हो गलत लिख रहे हो। वैसे तो खुद ही चेक कर लेते हैं बच्चे, हमारे स्मार्ट हो गए बच्चे आजकल। अब आप देखो मैंने कैसे दे रखा है, जैसे 4 अगस्त को हमारा शेड्यूल था, इसमें ये पढ़ के आना था, जनसंख्या वाले ये सब पढ़ के आए हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो, देख लो इस बात को, आप शेड्यूल को देख लो, खुद ही देख लो आप, ये चीज़ें चलती है। और लास्ट में देखो मैंने रिवीजन में क्या लिखा है, अब है ना रिवीजन टेस्ट हो जाएगा, फिर इसके साथ ज्योग्राफी लग गया, फिर सोसाइटी लाइव डिस्कशन हो गया। तो मैं बच्चों को पढ़ने के लिए ऐसे ही दे रहा हूँ। अब आप जैसे हमारे हिस्ट्री का फोल्डर देखोगे, अब इसमें ये आंसर राइटिंग PDF तो शायद डाउनलोड नहीं होगी। लोकल में आपको दिखा था कि मॉडल आंसर ये कैसे बने हुए हैं, पहले से बने हुए हैं, मैं आपको दिखा देता पहले ही मॉडल आंसर उनके कैसे बने हुए हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, उसी प्रकार जैसे हिस्ट्री का शेड्यूल आप देखोगे तो शेड्यूल में मैंने क्या रखा है, आप देखो कितना आपको जानकर बहुत रोचक होगा कि हिस्ट्री का शेड्यूल जैसे ये अभी हिस्ट्री का चल रहा है हमारा, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार।
ये शेड्यूल देख लो अपना, हिस्ट्री का शेड्यूल अभी चल रहा है। अब हिस्ट्री का शेड्यूल 12 अगस्त को है, 16 अगस्त को है, और मैंने क्या दिया है, यही एनसीईआरटी छठी वाली और 12वीं वाली। यार जब मेंटर को पता है नहीं ये बात कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे तो वो करवा देता है। अब ये 19 अगस्त को था, वो 19 अगस्त को हमारा क्या था, वो चैप्टर था जो कौन सा, अशोक वाला जो बता रहा हूँ मैं। अब देखो ये अशोक का चैप्टर था, इसमें भी चैप्टर यहीं था वो ना। अब इसमें लाइव क्लास 19 अगस्त को ही मैंने वो क्वेश्चन दिया था, और ये हिस्ट्री वाला मौर्य काल वाला कब आया, 21 अगस्त को आया। मेरे पास सबूत है यार सारे, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, मैं पहले ही बना हुआ है। जैसे अभी आज 27, आज कितनी अगस्त है, 26 अगस्त है ना। अब कल बच्चों का ये टेस्ट है, 7वीं क्लास की एनसीईआरटी और 12वीं क्लास की पार्ट 2 ये टेस्ट है। आप खुद देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ मतलब। और हालांकि इसमें बैकअप प्लान भी रखता हूँ मैं, जैसे विपिन चंद्रा वाली एनसीईआरटी या और बैकअप प्लान भी रखे हैं मैंने, ठीक है। और टेस्ट भी आगे, जैसे टेस्ट कैसे हैं, फिर बच्चों को टेस्ट देखो आगे कैसे हैं, टेस्ट शेड्यूल कैसे, हिस्ट्री का मिनी टेस्ट होगा, GS1 का फुल टेस्ट होगा, है ना। आप सोचो कितना लेयर मैं आंसर राइटिंग बच्चों को करवा रहा हूँ। और एक बार हमारी आंसर राइटिंग के बच्चों से आप मिल के देखना, आपको मज़ा नहीं आ जाए तो। जैसे नॉर्मली, एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ आपको, हमारी आंसर राइटिंग क्लास के कुछ बच्चों के आंसर दिखाऊँ आपको मैं। ये तो वो बच्चे हैं, जैसे मैंने चेक करके ना, ये वो बच्चे हैं जिनकी प्री, जिनका पास था। मेरे पास 30-35 बच्चे वो भी थे जिनका प्री पास था, उनकी मैं कॉपी चेक हाथ से करता हूँ, जैसे मैंने ये अभी कर रखी है, उनकी तो हाथ से करता हूँ कॉपी चेक, है ना। बाकी इनके, और जो अभी मैं जिस पेज की बता रहा हूँ 27, उनके हाथ से चेक नहीं करता हूँ। देखो उनका तो ऑडियो फीडबैक ही देता हूँ मैं आपको, कोई झूठ नहीं बोलूँगा। बाद में बोलोगे सर आपने हाथ से चेक नहीं की ना, हाथ से चेक केवल उनकी होती है जो प्री पास करते हैं, ठीक है। कहाँ चले गए, ये हमारे मॉडल आंसर है क्या हम, हाँ ये मॉडल आंसर देता हूँ मैं बच्चों को ऐसे। शायद वो कॉपियाँ है नहीं यहाँ पे, ज़्यादातर बच्चों की ये तो वही है, ज़्यादातर वो बच्चे जिनकी मैं चेक कर रहा था इसमें आईपैड में, जिन्होंने प्री पास किया था। मैं बता रहा हूँ 30-32 बच्चे हमारी मेंटरशिप वो भी थे जिन्होंने प्री पास किया था। ये लो मिल गया, ये बच्चा वो है जो 27 वाले बैच में। आप इनके एक बार आंसर देख लेना। और कब लगाया था इसने टेस्ट, 17 जुलाई 2026 को लगाया था ये टेस्ट, है ना। सोसाइटी का लगाया होगा ना, सोसाइटी का। अब इसमें जो अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा था आपको, आप इनके एक बार हिंदी मीडियम के इन बच्चों से मुकाबला करके देखना, पता चल जाएगा कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में कोई अंतर है क्या। जब मेंटर धुरंधर मिल जाए तो कोई अंतर नहीं होता। अब ये क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन जो मैंने दिखाया डिजिटल प्रौद्योगिकी वाला, इन बच्चों ने क्या क्या लिख रखा है, पूरी इंट्रो के अंदर रिपोर्ट डालेंगे, कैसे उसकी समानता बढ़ाती है वित्तीय समावेशन से लेकर। आप देखो कंटेंट देखो, उनकी डाइवर्सिटी देख लो, आप पॉइंट्स देख लो, आप कितने कितने पॉइंट्स उन्होंने लिख रखे हैं। आजकल आप वो भेद नहीं है। आप सोचो, आप इसमें देखो, इस कॉपी में देखो, इस बच्चे ने 9 पॉइंट लिखे एक डायमेंशन पे, फिर इसके पॉजिटिव यहाँ पे 8 पॉइंट, ये 18 पॉइंट, एक एक आंसर में 18 पॉइंट लिख रहे हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ये। आप सोचो कितने पॉइंट्स लिख रहे हैं आप। ये होता है आंसर राइटिंग का कमाल। और मेंटर सेम है, स्टूडेंट अलग अलग। अब जो मेरी बात को फॉलो करता है वो बहुत आगे निकल जाता है, नहीं फॉलो करते हैं तो फिर बैठे रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। तो सोसाइटी का पूरा हो गया ना। चलो अपन ज्योग्राफी में आ जाते हैं फिर से, बीच में आपको रिसर्च दिखाने लगता हूँ, ठीक है। सोसाइटी के सारे क्वेश्चन, ये 2 एनसीईआरटी लो, ये 2 एनसीईआरटी याद रखना, काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी, ठीक है। अब अपन चलते हैं, अब विजयनगर साम्राज्य है। अब देखो ये विजयनगर वास्तुकला अतीत परंपराओं के समकालीन प्रथाओं के सम्मेलन। अब ये सोचो, अब हमारी जो आंसर राइटिंग है इसके अंदर ये क्वेश्चन भी था, पहले ही बनाया हुआ था मेरा। विजयनगर साम्राज्य का एक बार पहले क्वेश्चन आ चुका था, ये कहाँ से पूछा है। अब आते हैं अपन, देखो यूपीएससी क्या करता है, थीम को फॉलो करता है वो। अब जैसे ये एनसीईआरटी आप देखो, ये भारतीय इतिहास का 2 है, और इसके अंदर विजयनगर साम्राज्य से यूपीएससी प्री में भी क्वेश्चन पूछता है और मेंस में पूछता है, वो कहीं नहीं जाता है मतलब आप देखो मतलब उसका नजरिया कितना प्यारा है। विजयनगर साम्राज्य चैप्टर कौन सा है, ये वाला 170 पेज में, यहीं से पूछा, आपका पूरा काम बन जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का पूरा चैप्टर है। क्वेश्चन क्या पूछा, विजयनगर साम्राज्य की परंपराओं समकालीन प्रथाओं को सम्मिलित उदाहरण प्रस्तुत करता है। बिल्कुल ये पूरा चैप्टर आपका काम आ जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की आर्ट एंड कल्चर से लेकर जितनी चीज़ चाहिए हमें, डायग्राम से लेकर मैपिंग से लेकर जितना चाहिए। और ये क्वेश्चन है ना रिपीट है, 2016 में विजयनगर साम्राज्य पूछ चुका है और हमारे टेस्टों में बिल्कुल था विजयनगर साम्राज्य। अभी मैं दिखाने बैठ जाऊँ, अभी इतना समय नहीं होगा, विजयनगर साम्राज्य करवाया हुआ है, ठीक है। अब है आज़ादी के बाद भारत में भारतीय राज्य को बादशाही पुनर्गठन जन दबाव, और एक है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया औपनिवेशिक शासन द्वारा छोड़े गए। ये क्वेश्चन जो है ना, अगला 1 मिनट में दिखाता हूँ, बादशाही वाला दिखा देता हूँ आपको। बादशाही वाला और औपनिवेशिक वाला दोनों एक एनसीईआरटी से उन्होंने पूछा है। वो एनसीईआरटी है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये वाली एनसीईआरटी। अब इसके अंदर ये बादशाही वाला क्वेश्चन है ना कि बादशाही पुनर्गठन वाला और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया तो औपनिवेशिक द्वारा छोड़े गए क्षेत्रीय स्वतंत्र को मिटाया जा सके, है ना। ये चैप्टर आप देखना अब कैसा मॉडल हमने अपनाया था पूरा। एक तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, अब इसमें कैसे मतलब बादशाही वर्ग को लेकर जो बातें हुई थी ना, इनमें चैप्टर मिल जाएगा। और अभी सोसाइटी वाले में भी दिखाया था मैंने कैसे राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, क्या क्या उनमें मुद्दे थे, भाषाओं को लेकर क्या क्या मुद्दे थे। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
आज़ादी के बाद भारत वाले टॉपिक में एबीपी न्यूज की प्रधानमंत्री सीरीज है, वो देखना, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बढ़ेगी। कंटेंट तो आपको देखो इससे मिल जाएगा एनसीईआरटी से, कि क्या क्या भाषाओं को लेकर क्या क्या समस्या थी, और राज्य को पुनर्गठन कैसे कैसे हुआ, उनमें क्या क्या मुद्दे थे, आंध्र राज्यों को लेकर, भाषाओं को लेकर क्या क्या बना था वहाँ पे। देखो ये रहा, भाषा व राज्यों को पुनर्गठन के सिद्धांत को लेकर सब मिल जाएगा इसमें। देखो पूरे में दिखाया गया है, बॉक्स बना के दिखाया, यूपीएससी ने यहीं से बना लिया होगा आंसर। भाषाई वाला देखो, ये वाला कंटेंट मिल गया काफ़ी। देखो क्या क्या मिला अपने को, बम्बई राज्य या पंजाब हरियाणा हिंदी भाषी है ना, कई राज्यों में, उत्तराखंड, ये इनमें क्या हुआ है। लेकिन अभी जो आधुनिक और भी हुए हैं परिवर्तन, उनका आप बता सकते हो। फिर अपने को देखना है एक क्वेश्चन योजना वाला, देखना है कि योजना विकास कैसे हमने योजना अपनाया था, वो देखना है। इसमें चैप्टर होना चाहिए मेरे हिसाब से, पॉसिबल नहीं होगा नहीं। जन आंदोलन, क्षत्रिय आकांक्षा, नियोजित विकास की राजनीति 46। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, इसके अंदर आपका नियोजित विकास की राजनीति, अब नियोजित विकास में क्या क्या आई होगी ना उसमें। अच्छा, इसके अंदर क्या नॉलेज चाहिए आपको, इसके अंदर आप ना आधुनिक भारत पढ़ते हो, तो औपनिवेशिकों ने क्या क्या किया था, अलग अलग क्षेत्रों में रेलवे का विकास किया, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने उद्योग लगवा दिए ना। लेकिन आज़ादी के बाद भारत ने, सरकार ने क्या किया, कहाँ पंचवर्षीय योजना लेके आए हैं, नियोजन कैसे किया, और कहाँ उद्योग उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, नेहरू जी के काल में देखा आपने, और कहाँ हरित क्रांति से लेकर क्या क्या हुआ है। तो कोशिश क्या है आज़ादी के बाद भारत में, तो ये केवल एक जगह नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में कई जगह मिलेगा आपको ना ये क्वेश्चन। हालांकि इससे भी आपका काम बन जाएगा, जैसे योजना आयोग, नियोजन, ये मुझे जहाँ तक लग रहा है इसी चैप्टर से बनाया होगा। पंचवर्षीय, अच्छा है यार, पूरा कंटेंट है, देखो पूरा है, विकेंद्रित है, पूरा जो कंटेंट हमें चाहिए सारा मिल गया। इवन इसमें ना लास्ट तक अपन क्या कर सकते हैं, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया, इसमें ना इकोनॉमिक्स भी काम आ जाएगी, और ये मुझे लगता है यहाँ से ही बनाया होगा इन्होंने। देखो ये रहा, आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद थे, यानी उस समय के जो, और इनको कैसे सुलझाया गया, इसमें पूरा आपको मिल जाएगा, मतलब ढांचा मिल जाएगा। तो ये एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, और इससे एक निबंध भी आया, मैंने आपको दिखाया अभी आपको। चलो अब अपन चलते हैं ज्योग्राफी में। अब जैसे ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन देखो आप, लू चिनुक फोन, ये हमने यूट्यूब पे पहले पढ़ चुके हो आप, लू ये स्थानीय लोकल विंड पढ़ते हो। बाकी यदि आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में देखोगे, लू तो सब जानते हैं, भारत में लू आती है, करंट अफेयर में चर्चा में रहती है। चिनुक आप देखोगे कौन सी एनसीईआरटी में चिनुक मिलेगी, इसके अंदर जैसे चिनुक मिल जाएगा मेरे हिसाब से। ये कौन सी एनसीईआरटी है, 7वीं की एनसीईआरटी है, इसके अंदर चिनुक फोन जरूर मिलेगी आपको। चिनुक के बारे में बॉक्स में एक जानकारी दी गई है चिनुक के बारे में, या तो यहाँ मिलेगी या किसी और एनसीईआरटी में मिलेगी, चिनुक मिलेगी जरूर आपको। लोकल विंड्स वगैरह है ना, मिल जाती है ऐसी। अभी ढूंढना मुश्किल है, देखा है मैंने इसको, चिनुक को देखा है। चलो यहाँ नहीं मिलेगी तो मेरे पास बैकअप ही पड़ा है। एक 7वीं 8वीं एनसीईआरटी किसी में चिनुक के बारे में जानकारी थी, लू के बारे में जानकारी भी नॉर्मली हम रखते हैं, तो वो तो हो ही जाएगी, है ना। इसमें नहीं है क्या 7वीं में, 8वीं में देख लेते हैं। मेरे हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस था इसी पे, लेकिन कोई बात नहीं, अपन यदि इसको देखें, अपन इसका ओल्ड वाली एनसीईआरटी देखे कहाँ पे चलेगी। ये ना फिजिकल ज्योग्राफी की एक ओल्ड एनसीईआरटी है, इसके अंदर तो ये डिटो लिखा हुआ था, चिनुक से लेकर ये जो है ना हवाएं, देखो ये खुल गया ना, ये देखो फोन और चिनुक, लू एक ही जगह। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, नई वाली एनसीईआरटी से उन्होंने कुछ चैप्टर हटा दिए, मतलब ये पुरानी वाली फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी थी, इसमें भी दिया हुआ था फोन चिनुक के बारे में। ये क्वेश्चन नॉर्मल है मेरे हिसाब से, तो हर किसी ने कर लिया होगा। लू आप जानते थे, चिनुक आप नई वाली एनसीईआरटी में भी चिनुक अभी बस मिल नहीं रही कहाँ है, मैंने एक जगह देखा हुआ चिनुक का रोल दिखाया हुआ था उसमें, अभी इसमें मिल नहीं रही चिनुक, हो सकता है वो चैप्टर हटा दिया हो या क्या। चलो ये तो वैसे भी कर लेते हैं, एनसीईआरटी में है, मतलब दिखा दिया मैंने। जैसे मैं यहाँ पे राजस्थान बोर्ड की किताब पढ़ता हूँ कई बार, है ना, बच्चों के लिए होमवर्क तैयार करता रहता हूँ, तो चिनुक तो उसी के, ये देखो इसमें बहुत बढ़िया से दिखाया हुआ था चिनुक फोन, और ये अपनी लू जो है ना, लू वगैरह ये दिखाई हुई है, इसके अंदर मैप बना के दिखाई। ये राजस्थान बोर्ड की बुक है, 11वीं क्लास की बुक है, कहाँ मुझे फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह पढ़ने की जरूरत है। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है आपके लिए। अब ये भारत में जलवायु अनुकूल क्लाइमेट कृषि खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए उपग्रह आधारित टेक्नोलॉजी, ये ना देखो मैंने क्या बोला, ज्योग्राफी स्टैटिक प्लस करंट पूछेगा, यानी एनसीईआरटी प्लस आपको क्या करना है, मैपिंग करनी है, एनसीईआरटी मैपिंग प्लस करंट अफेयर ऐड कर लेना, तो सफिशिएंट है प्री प्लस मेंस के लिए बस। अगला क्वेश्चन है वैश्विक व्यापार के अंदर अटलांटिक हिंद महासागर से धीरे धीरे स्थानांतर, ये वाला अभी हरमुज से लेकर जितना चल रहा है ना उसको लेकर है, साथ में है ना ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके अंदर एक चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी की, हम बात करें कहाँ चलेगी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में एक बेसिक चैप्टर है, उसके अंदर अच्छे से दिया हुआ ये वाला देखो ह्यूमन ज्योग्राफी,
ह्यूमन ज्योग्राफी में एक है ना वैश्विक व्यापार को लेकर है ना, ये वाला, ये जितने भी व्यापार को लेकर ना एक डेडिकेट ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसको लेकर एक चैप्टर दिया गया है कि कैसे मतलब पुराने समय में कहाँ से कौन कौन से रेशम मार्ग से लेकर या अटलांटिक महासागर से लेकर व्यापार होता था, वहाँ से दास व्यापार हुआ करता था। लेकिन अभी व्यापार का तरीका चेंज हो गया। आपने देखा चीन अब विनिर्माण सेक्टर, अब ये क्या है, आपको करंट का भी नॉलेज होना चाहिए कि अब चीन क्या है, विनिर्माण का हब बन गया है ना। चीन विनिर्माण का हब बन गया तो अब हिंद महासागर से अफ्रीका की ओर या अन्य देशों की ओर अपना सामान भेजेगा वो, सिंपल सी बात है। तो उसको लेकर ये क्वेश्चन आराम से आप कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, मतलब इसमें भी दिया हुआ है चैप्टर। मुझे लगता है सामान्य एनसीईआरटी काफ़ी है, मतलब इसमें नहीं होगा, फिजिकल ज्योग्राफी है ना ये। चलो, तो इसके अंदर मानव भूगोल से आपका काम बन जाता। और इसके अलावा अपन जाएं आगे, ये वाला जो ना भारत में मानवजन्य भूमि उपयोग परिवर्तन प्रमुख कारक भौगोलिक, ये क्वेश्चन है ना रिपीटेशन है। भारत में मानवजन्य भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रमुख कारक ये ना, चलो मैं एनसीईआरटी दिखाता हूँ। ये एनसीईआरटी आपकी 12th क्लास की, इसमें भूमि उपयोग परिवर्तन को लेकर कोई चैप्टर है या नहीं है? भू संसाधन कृषि भूमि उपयोग परिवर्तन, ये इसमें नहीं है। 10th क्लास की एनसीईआरटी में ना, छोटी वाली एनसीईआरटी भी खतरनाक होती है कई बार। इसमें तो चैप्टर ये होगा भूमि उपयोग परिवर्तन, ये वाला लो, भारत में भूमि उपयोग परिवर्तन, ये डायग्राम भी दिए हुए हैं और इनसे क्या क्या नुकसान होता है बाद में सारा दिया हुआ है कि इनसे देखो भूमि निम्नीकरण होती है, क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, कैसे डेजर्ट बनते हैं, सारा दिया हुआ है इसके अंदर। 10th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी करंट अफेयर तो है ही इसमें, ठीक है। ये सारे सोसाइटी वाले हमने देख लिए। तो कुल मिला के बात क्या है, आप एंड तक पहुँचे तो आपने एक चीज़ नोटिस कर ली होगी ना कि एनसीईआरटी का वेटेज कितना है। जितना एनसीईआरटी बार बार पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, और मैं तो अपने सेशन में, जैसे मेरा जो प्री प्लस मेंस वाला जो बैच चल रहा है वो 12 महीने का बैच है। मैं 2028 वाले बच्चों के लिए भी लेके आऊँगा, जनवरी में 28 वाले बच्चों के लिए 12 महीने का बैच लेके आऊँगा। और उनके लिए क्या दूंगा, जो टाइम टेबल अभी बना के दिया था। भाई मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं बच्चों को एक टाइम टेबल बना के देता हूँ, उनका एक अच्छा, उनको मैं ट्रैक भी करता हूँ, एक उनको एक सीट दी गई टाइम टेबल की कि आप डेली अपने टारगेट को उसमें करा करो मैं, और उनके साथ फिर डाउट सेशन भी करता हूँ। अभी तक का अनुभव ये रहा है कि कमाल होगा, आने वाले वक्त में 2-3 साल के अंदर दिखेगा हमारा रिजल्ट, है ना, बहुत ही आशावादी तरीके से ना। तो आशा करता हूँ आपको बहुत फायदा हुआ होगा। आप जुड़ना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में देखना हमारा ऐप है, और एक बार जुड़ने से पहले आप अपने ऐप के रिव्यू जाके देख लेना, ऐप की रिव्यू चेक कर लेना आप, ठीक है। अपना जो ऐप का आपको मिलेगा, ये अपना ऐप का लोगो है, दिख रहा है ना, स्टडी विद डीजे अपना ऐप है। और चाहो तो आप है ना देखो, गूगल प्ले स्टोर पर देख लो, या आप एंड्रॉयड जो मोबाइल आपके पास है उसमें भी आप देख सकते हैं। अपन जैसे आपको ऐप कैसे सर्च करना है अपना, तो स्टडी विद डीजे ऐप, जैसे आप अपना इसमें देखो, प्ले स्टोर में देख लो अपना ऐप जो है स्टडी विद डीजे, देखो ये अपना प्ले स्टोर पे है, ऐप मिल जाएगा, ये अपना ऐप है। और यहाँ पे अपने हिंदी मीडियम के बच्चे जरूर कम अभी वो डाउनलोड रखते हैं, लेकिन फिर भी अपना ऐप के रिव्यू, एंड्रॉयड ऐप के रिव्यू देखना 4.9, किसी के नहीं है। और अपने iOS वाले की भी 4.6 है रिव्यू, कितने प्यारे रिव्यू हैं। तो ये अपना ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करना, बच्चों के कमेंट भी देखना आराम से, बच्चे क्या क्या हमारे बारे में सोचते हैं, क्या लिखते हैं, कमेंट पढ़ना आराम से, मज़ा आएगा आपको। चलो अच्छी बात है, आप देख लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी डिस्काउंट का फ़ायदा भी उठाना, बहुत सारे कोर्सेज हैं।